हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट। क्लास 12th का ये जो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर से लगभग 2 एमसीक्यूज बनने के पूरे चांस हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 2021 के जो बोर्ड की एग्जामिनेशन की, तो हमने इसमें कवर किए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं। प्लस मैं गारंटी देता हूं क्लास सिर्फ आपके 15 से 20 मिनट लूंगा, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट ही ले लूंगा, और 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएगा और डैम श्योर आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। अगर आपने गवर्नमेंट बजट कहीं से किसी भी टीचर से पढ़ा हो, ये पूरा का पूरा वीडियो आपका पूरा रिवीजन करा देगा, इसकी गारंटी है। प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगा देगा। एक वीडियो मेरी बात मान के देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करके जाना। चलो चेक करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब आपने करना क्या है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, तो आप पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो। अच्छा लगे तो क्लास लाइक कर देना, और सही जाए क्वेश्चन तो ठीक है, अगर गलत जाए, अगर गलत जाता है क्वेश्चन आपका, तो कॉपी में प्लीज लिख के रख लेना, उसका रीजन फाइंड आउट करके। मैं सिर्फ आपको टिक नहीं लगवाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगा भी। 20 के 20 क्वेश्चन में हम चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज अकाउंट इको और बीएसटी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। 2020 बोर्ड के एग्जामिनेशन के हम कर रहे हैं प्रिपरेशन। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो प्लीज जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग इज अ। अगर कोई स्कूल बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहली बात सर, ये खर्चा है। अगर हम स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं तो खर्चा है, तो रिसीट वाले ऑप्शंस को तो पढ़ना ही नहीं है आपने। और स्कूल बिल्डिंग बनाने से क्या आपकी कोई असेट बढ़ती है या आपकी लाइबिलिटी कम होती है क्या? हाँ सर, असेट बढ़ती है। तो इस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई भी खर्चा जिससे कोई ना कोई असेट आ जाए आपके पास, खर्चा करूंगा तो कुछ खरीदूंगा ही, या फिर मेरा कर्जा कम हो जाए, मैं लोन के लिए रीपेमेंट वगैरह कर दूं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक क्लास बिल्डिंग बनवाना, क्लास बाहर देश से कंप्यूटर खरीदना, क्लास ये सारी चीजें, या रीपेमेंट ऑफ लोन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है क्लास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जिससे ना ही कोई असेट हमारी बढ़े, ना ही कोई लायबिलिटी हमारी कम हो, सरकार की फ्री में जो खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक सब्सिडी देना, लाइक इंटरेस्ट पेमेंट करना, ये सारी चीजें जो कहलाती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिलहाल स्कूल बिल्डिंग जो बनाया है सरकार ने, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, भाई देखो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं समझा देता हूं। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो, कहीं पे इन्वेस्ट करना, उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ देना इज डिस इन्वेस्टमेंट। जब सरकार क्लास जहां पे इन्वेस्ट करती है, यानी कि सरकार की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जब इसके शेयर्स को बेचे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेचना, सरकार ने मान लो कोई कंपनी खरीदी तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई, और जब उस कंपनी को सरकार बेच देती है प्राइवेट लोगों को, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहां तक? जैसे सरकार इंडियन रेलवे का कुछ शेयर बेच दे तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है, या किसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल है, आईओसीएल है, इनकी क्लास शेयर जब सरकार बेचती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? सेलिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट नहीं, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज बिल्कुल सही है, सेलिंग ऑफ बिल्डिंग नहीं, तो ऑल ऑफ दिस तो ऐसे भी नहीं होगा। इन सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। Which of the following statement is true? Fiscal deficit is the difference between, तो मैं आपको बता ही देता हूं। डेफिशिट में जो फिजिकल डेफिशिट है, जिसको हम लोग बोरोइंग से कहते हैं, क्या कहते हैं क्लास? बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट। उसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्लास आपका फिजिकल डेफिशिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को बोलते हैं फिजिकल डेफिशिट। तो फिजिकल डेफिशिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट। तो भैया टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट का डिफरेंस नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग अगर लिखा होता तो ये ऑप्शन सही जाता। समझ रहे हो बात को? लेकिन ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। भैया नहीं, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सुनो, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन तो साफ गलत है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेकिन ऐसे टिक नहीं मारना बिना पढ़े, पढ़ लो पहले। फिजिकल डेफिसिट इज अ सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो भैया अगर मैं फिजिकल डेफिसिट को यहाँ रखूँ, इंटरेस्ट को यहाँ ले आऊँ, तो इंटरेस्ट माइनस कीजिए प्लस हो जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो है क्लास प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। थर्ड ऑप्शन सही था, थर्ड क्वेश्चन का मतलब। फोर्थ क्वेश्चन में द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। इंडायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। बच्चों सुनो मेरी बात, दो तरह का टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव जो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, एक होता है रिग्रेसिव
जो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा, वो रिग्रेसिव है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो सेम होता है। गरीब इंसान अगर क्लास कोई सामान मैकडी में जाके खरीदता है, वो ₹50 का है, 5% टैक्स है, तो वो 52.5 का पड़ेगा। मुकेश अंबानी साहब भी जाके खरीदेंगे बाहर, तो भी वो इतने का पड़ेगा। कोई बहुत गरीब इंसान खरीदेगा, तो भी इतने का पड़ेगा। यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जाता है ग्राहक के ऊपर, और ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। एग्जांपल इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। समझ रहे हो बात को? उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो रिग्रेसिव है। लेकिन प्रोग्रेसिव क्या है क्लास? इनकम टैक्स। जैसे जैसे तुम ज्यादा कमाते चले जाओगे, तुम्हारी इनकम पे टैक्स का बोझ सरकार बढ़ाती चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है, हाँ, ये वाला पढ़ रहे थे। इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर है। तुम ज्यादा कमाओगे, तुम्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स वो रिग्रेसिव नेचर का होता है, ना कि प्रोग्रेसिव नेचर का। फॉल्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन वेदर पीपल इज रिच और पुअर। तो जो पीपल है वो रिच है या आर पुअर है, तब भी वो टैक्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। गरीब अमीर नहीं देखता इनडायरेक्ट टैक्स, सब पे लगता है सेम। सामान खरीदते हैं, उस पे एमआरपी रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वो सबके लिए सेम रहता है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और इसका बर्डन जो है आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आपके ऊपर बोझ है टैक्स का, आप ही को देना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल क्लास इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा सही है? लोन फ्रॉम आईएमएफ इज अ रेवेन्यू रिसीट। भैया लोन अगर आप लेते हो ना, तो वो कैपिटल रिसीट होता है, तो ये तो गलत है। रेवेन्यू डेफिसिट, हाई रेवेन्यू डेफिसिट इज नेसेसरी लीड्स टू हाई फिस्कल डेफिसिट। ये स्टेटमेंट उल्टा है। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो रेवेन्यू ज्यादा होगा। भैया सुनो, अगर लोन आप ज्यादा लेते हो तो ब्याज ज्यादा होगा ना। रेवेन्यू डेफिसिट तो और रेवेन्यू एक्सपेंस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोन ज्यादा लोगे तो पक्की बात है ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। इसको डेट ट्रैप बोलते हैं, डेट ट्रैप, कर्जों का जाल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सरकार उधार लेगी तो ये फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। वे उधार ही तो फिस्कल डेफिसिट होता है। डी पॉइंट, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल ओवर द रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना, उसका फॉर्मूला आर ई माइनस आर आर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद है क्लास वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दोगे क्वेश्चंस का, और फिर देखोगे कि मेरे से आपका आंसर मैच करता है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना क्लास। आप एक लाइक से कुछ नहीं होता, एक बटन दबाना है बस आपने क्लास, थम्स अप का। और उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों को, मेरा समझ आ रहा है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है, बच्चों को समझ आ रहा है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से आपके लिए काम करने के लिए। चलो मुझे इसका आंसर बताओ कि जो बोरोइंग्स दे रखा है आपको 75,000 करोड़ का, और आपको रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, तो मैं बता दूं बोरोइंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो बोरोइंग जो है वही हमारा फिस्कल डेफिसिट है, वही पूछा गया है आपको। सिक्स का ऑप्शन बी करेक्ट है। पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। भैया अगर इन्फ्लेशन है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इन्फ्लेशन में सरकार को कैसा बजट बनाना चाहिए? तो इन्फ्लेशन में सरकार को सरप्लस बजट बनाना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन होता है तो सरकार को कैसा बजट बनाना चाहिए? सरप्लस बजट। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सरकार जो सरप्लस बजट बनाती है वो क्यों बनाती है? कौन सा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का? मैं बता दूं क्लास, गवर्नमेंट बजट के 4 ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट में क्लास। मेरा एम से मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर से रिड्यूस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, और ए से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखना। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? जो सरकार चाहती है कि जब महंगाई हो तो हम पर पब्लिक से ज्यादा पैसे ले लें, और मंदी हो तो पब्लिक को मतलब कि सरप्लस बजट बनता है इन्फ्लेशन में, डेफिसिट बजट बनता है डिफ्लेशन में। ध्यान रखना, सरप्लस, इन्फ्लेशन, डेफिसिट, डिफ्लेशन। तो आप डेफिसिट, डिफ्लेशन, डीडी याद रखना। डेफिसिट में डिफ्लेशन और सरप्लस में इन्फ्लेशन। तो इसको क्लास सरकार करती है क्लास किसके लिए? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है कंट्री में, उसको मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो उसके लिए सरकार बनाती है सरप्लस बजट। विच वन इज द कैपिटल रिसीट? अच्छा, कैपिटल रिसीट कौन सी होती है क्लास? अगर हमको पैसा मिल रहा है तो हमारी कोई ना कोई एसेट जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। तो कैपिटल रिसीट के अंदर बात करें तो वो क्लास आरडीबी होता है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। बेसिकली ये तीनों ही क्या कहलाता है? कैपिटल रिसीट। तो लाइसेंस, कोर्ट फीस, भैया फीस तो रेवेन्यू रिसीट होता है सरकार का। फाइनेंशियल हेल्प, भैया हेल्प जो है वो भी रेवेन्यू रिसीट है। प्रॉफिट कमाया एलआईसी ने, वो भी रेवेन्यू रिसीट है। सरकारी कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया तो ये बन गया आपका कैपिटल रिसीट। यानी कि 40% शेयर्स आपने बेचा, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सरकारी कंपनी के यानी कि पीएसयू का 40% इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट। पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट, आरडीबी इज अ कैपिटल रिसीट। Identify the non-tax revenue from the following statement. It refers to a claim of the government of the property of a person who die without leaving behind any legal है। तो यानी कि एक पर्सन है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई वारिस नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है तो, और कोई वारिस है नहीं उसका, और ना ही वसीयत में उसने किसी का नाम लिखा है,
विल में, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, इसको स्केट बोलते हैं, ठीक है, ESCHEATS स्केट्स, ठीक है। तो इसका 9th का ऑप्शन में बी जो है वो करेक्ट है। और ये नॉन टैक्स रिसीट होता है, मतलब टैक्स नहीं है कोई ये। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, फटाफट बताओ क्लास, कम ऑन, बता सकते हो, अभी 10 क्वेश्चन है, 10 और करने हैं, ध्यान रखना। 20 नंबर का एमसीक्यू आता है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की गलती वहीं पे होती है, अंदर से डीप से क्वेश्चन पूछता है। तो हम वो सारा का सारा अंदर डीप से क्वेश्चन आपको पूछ के एनालाइज करें, कमेंट करके बताना जरूर कि आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए। मैंने देखा है कि जिनके बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं वही कमेंट करते हैं, भैया खराब नंबर आए हैं तो कमेंट क्यों नहीं करते, बताते क्यों नहीं हो, नंबर खराब आए भैया, मैंने कहा ना आज गलत जाएगा, मैंने ऐसी एक वीडियो थोड़ी बनाई है क्लास, कई वीडियो है। आज गलत जाएगा, चैप्टर को पढ़ो, बजट का पूरा चैप्टर पढ़ो डिटेल में, मेरे क्लास सर्च कर लो गवर्नमेंट बजट सुनील पांडा, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा डिटेल में, प्लेलिस्ट के अंदर है, ढूंढो चैप्टर को पूरा पढ़ो यार, फ्री में आपको सारा कुछ मिल रहा है, इतनी मेहनत तो करोगे ना आप। तो आप चैप्टर को पढ़ो और फिर देखो चैप्टर बना के, अगर आप मेरे चैप्टर पूरा पढ़ के 20 ना लेके आओ तो बताना मुझे। 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो इनडायरेक्ट टैक्स बताना है आपको कौन कौन सा है। कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, कंपनीज की प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स इज आल्सो डायरेक्ट टैक्स, इंसान की इनकम पे लगता है, जीएसटी आप सबको पता है क्लास, इनडायरेक्ट टैक्स। अब मेरा जो क्वेश्चन है ये आप सबसे है, देखते हैं कौन बताता है क्लास। जीएसटी की इंप्लीमेंट की डेट कौन सी, यानी कि जीएसटी कब आया इंडिया के अंदर, आपको बतानी है डेट और मंथ और ईयर, फटाफट मुझे बताना क्लास कमेंट सेक्शन में, डेट मंथ और ईयर जीएसटी मतलब कब आया इंडिया के अंदर। देखो क्लास कौन सा क्वेश्चन कहाँ फँस जाए एग्जामिनेशन में, बोर्ड में कुछ भी नहीं पता। तो आप बहुत ही क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में और एमसीक्यू जितने मैं पढ़ करा रहा हूँ वो ना आए। समझ रहे हो बात को? तो प्लीज़ आप हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस इक्वल दो। कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा क्लास, तो जीएसटी जो है वही इनडायरेक्ट टैक्स है। वैसे मैं बता दूँ आपको, अगर मैंने एक मशीन खरीदी 50 लाख की, उसे बेच दिया 60 लाख का, तो ये 10 लाख का मुनाफा जो मैंने कमाया है, इस मुनाफे को बोलते हैं सीजी, कैपिटल गेन, और इस मुनाफे पे मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स, और ये डायरेक्ट टैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, रेवेन्यू रिसीट्स आर रेगुलर इन नेचर, तो बिल्कुल ठीक है यार, रेवेन्यू रिसीट तो रोजमर्रा की जिंदगी में ही मिलता है। रेवेन्यू रिसीट इज रेगुलर इन नेचर इज ट्रू स्टेटमेंट, और पूछा है क्वेश्चन में इनकरेक्ट, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। देयर इज नो फ्यूचर ओब्लिगेशन, बच्चों ओब्लिगेशंस का मतलब होता है लाइबिलिटी, देयर इज नो फ्यूचर लाइबिलिटी टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट, बिल्कुल सही है भैया। रेवेन्यू रिसीट में सरकार को टैक्स मिला है, फीस मिला है, फाइन फाइन मिला है, उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है सरकार को। कैपिटल ईदर क्रिएट एनी एसेट, और भैया सुनो सुनो सुनो, यहीं पे बच्चा गलती कर बैठता है भैया, कैपिटल रिसीट में असेट क्रिएट नहीं होता है, रिड्यूस असेट होता है, लाइबिलिटी का क्रिएशन होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। बोरोइंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, तो बोरोइंग तो वैसे भी कैपिटल रिसीट है, ये तो स्टेटमेंट सही है। यानी कि क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सी वाला जो ऑप्शन है, यानी कि 11th का सी ऑप्शन करेक्ट है, एक वो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, वहां पे क्रिएशन की जगह रिडक्शन लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढंग से आपने पढ़ना पड़ता है। द गवर्नमेंट बजट हैज रेवेन्यू डेफिसिट, दिस गेट्स फाइनेंस बाय, तो गवर्नमेंट बजट जो है उसका रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट बहुत कम है, तो इसको कैसे फाइनेंस किया जाएगा। तो देखो क्लास, रेवेन्यू डेफिसिट जो है सरकार का रेगुलर जो है एक्सपेंस, रेगुलर इनकम की बात करता है, और हाई रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो सरकार को एक वार्निंग सिग्नल मिलता है, या तो सरकार अपने खर्चे कम करे या कमाई को बढ़ा ले। आप लोगों ने इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो सरकार या तो अपने खर्चे कम करे या अपनी कमाई को बढ़ा ले। पर आपको पता है क्लास कि इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, तो गरीब देश में सरकार अपने खर्चे ही कम नहीं कर सकती, क्योंकि देश तो बन रहा है ना अभी। अभी सड़क निर्माण में हर जगह खर्चा तो होगा ही, और ना ही सरकार अपनी कमाई को बढ़ा सकती है, क्योंकि क्लास गरीब लोग हैं, वो टैक्स कहाँ से देंगे, उनके पास पैसा ही कम है। तो सरकार ना ही टैक्स क्लास बढ़ा सकती है, ना ही क्लास अपने खर्चे कम कर सकती है। दो ही तरीके हैं सरकार के पास रेवेन्यू डेफिसिट से उभरने के लिए, या तो उधार ले या अपनी प्रॉपर्टी को बेचे, यानी कि बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज करेक्ट ऑप्शन। 12th का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्लास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम, बच्चों बताओ, डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लास जो इंसान इनकम कमा रहा है उसी के ऊपर टैक्स लगती है, जो सामान बेच रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब नहीं, जो इनकम अर्नर्स है, डायरेक्ट टैक्स हमेशा इनकम अर्नर पे लगाया जाता है। अगर मैंने पैसा कमाया तो भैया मुझे अपनी इनकम पे एक फिक्स परसेंट सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, और ये स्लैब में होता है अलग अलग, ठीक है। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का जो इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, तो आप इसको ना फॉर्मूला तो लिख ही देना, बट बेहतर है कि आप स्टेटमेंट में लिखना फिर फॉर्मूला लिखना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। 1 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू रिसीट है उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है रेवेन्यू डेफिसिट। यूनियन बजट इज अ बजट ऑफ, बच्चों यूनियन बजट किसका बजट होता है, क्लास मैंने बताया था, बजट हर सरकार बनाती है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो क्लास
सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इलेक्शन कमीशन का तो क्लास ऐसा कुछ है नहीं। यूनियन बजट जो है वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेट, यानी कि जो सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है उसको बोलते हैं यूनियन बजट। अब जो आपको क्वेश्चन मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, यूनियन बजट क्लास कब होगा? 2021 में यूनियन बजट जो होने वाला है कब होगा, और हर साल क्लास कौन-सी डेट को होता है और कौन-सा महीने को होता है? व्हिच डेट और व्हिच मंथ जो है वो यूनियन बजट जनरली बनाया जा रहा है अभी कई सालों से। यानी कि जब बजट अनाउंस होगा, अगले साल होगा तो बताओ क्लास कब होगा? इस साल का तो हो चुका है। प्राइमरी डेफिसिट इज बोरोइंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट फॉर मेकिंग। भैया मुझे प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? क्या होता है? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, यानी कि इस लोन में से इंटरेस्ट को हटा देते हैं। तो यानी कि इसमें ऑप्शन जो होगा अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट तो हटा दिया आपने। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है वो बोरोइंग अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी कि बोरोइंग से इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट बजट इक्वल टू, भैया प्राइमरी डेफिसिट जो है वो किसके बराबर होता है बताओ? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, अभी तो बताया, तो ये रहा फिस्कल लेस इंटरेस्ट, यानी कि बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट, फिस्कल को ही तो बोरोइंग्स बोलते हैं। डैश इज अ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सा रेवेन्यू रिसीट है? तो फंड रेज बाय द गवर्नमेंट इशूइंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्लास एनएससी सरकार के होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो पब्लिक बेचती है पब्लिक को, और पब्लिक सरकार पैसा लेती है, तो ये लायबिलिटी बना देती है, तो ये तो क्लास रेवेन्यू नहीं हो सकता है, तो कैपिटल है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करते तो ये भी कैपिटल है। प्रॉफिट जो है सरकारी कंपनीज की वो रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू रिसीट है। उधार लिया जापान से तो वही, वो तो बोरिंग्स है, बोरिंग कैपिटल रिसीट होता है। रीडिंग क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। आई होप यू आर एंजॉयिंग, आपको अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही क्लास मैंने अकाउंट्स को बीएसटी पूरा कवर किया है। बस आप लोगों की तो सपोर्ट चाहिए, अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए काम कर रहे हैं आके, तो अपना टाइम पूरा निकाल के सब स्लाइड्स बनाना काफ़ी मेहनत लगती है, क्लास काफ़ी खर्चा भी आता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें मिल रही है। आपको बस सपोर्ट करना है, बीइंग अ ह्यूमन आपको सिर्फ सपोर्ट करना और कुछ नहीं। 19 डिफाइन फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट क्या है क्लास? फिस्कल डेफिसिट को वैसे तो बोरोइंग्स कहते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ना तो आप लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट माइनस करोगे और कैपिटल रिसीट को माइनस करोगे, लेकिन कैपिटल रिसीट में एक कंपोनेंट आता है बोरोइंग, आपने उसको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो आप लिख देना क्लास कि टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टी माइनस टी आर और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज जो है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है? तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल रिसीट को माइनस कर दें, और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्योंकि टोटल रिसीट के अंदर ना बोरोइंग्स भी आता है, बोरोइंग इज आल्सो कॉल्ड अ रिसीट व्हिच इज कैपिटल रिसीट, तो आपने वो माइनस नहीं करना है, बाकी सब माइनस कर देना है, तो आ जाएगा आपके पास फिस्कल डेफिसिट। आखिरी क्वेश्चन है क्लास, कमेंट करना मत भूलना, इतने सारे बच्चे देखते हो क्लास कमेंट नहीं करते कि आपको कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स आए, तो प्लीज क्लास मेरी कोई सलाह है वो जरूर देना, कमेंट जरूर करना। और ये आखिरी क्वेश्चन के साथ हम आज का ही जो लेक्चर है या जो एमसीक्यू सीरीज है वो आज हम खत्म करेंगे इस चैप्टर पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? डायरेक्ट टैक्स हैव लिमिटेड रीच एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसकी लिमिटेड रीच होती है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सही है बच्चों। इनडायरेक्ट टैक्स गांव गली मोहल्ले में हर जगह मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप भी देते हो, है ना? एमआरपी पे जो टैक्स देते हो ना, उसके इंक्लूड करके जो टैक्स देते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जाने अनजाने में कितनी चीजें खरीदते हो आप, उस पे आप टैक्स देते हो, पढ़ के देखा करो, लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंसान नहीं पे करता, सारे इंसान पे नहीं करते, कुछ ही लोग हैं क्लास सिलेक्टेड लोग जो पैसा कमाते हैं अच्छा खासा, वही टैक्स पे करते हैं, तो वो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी लिमिटेड रीच है, बिल्कुल सही है। इंडायरेक्ट टैक्स की लिमिटेड रीच नहीं है, इंडायरेक्ट टैक्स हर जगह पहुंचा हुआ है, ठीक है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास, कंटिन्यू क्लास करेंगे हम लोग नए चैप्टर के साथ, तब तक को क्लास सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो क्लास, अपने सारे क्लासमेट्स में शेयर करो इस वीडियो को।